हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसमें सभी को पता है हमारा जो एचटेट का हिंदी का सिलेबस है उसमें अ लिटिल बिट चेंजेस हुए हैं। बस उन्होंने लैंग्वेज के साथ पेडागोजी को ऐड कर दिया गया है, ग्रामर एज इट इज़ है। और पेडागोजी कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, सभी को पता है। तो देखिए, ग्रामर तो आप हर बार करते ही हैं। हम कुछ पेडागोजी को रिवाइज कर लेते हैं वीडियो में, जो भी हमारा सिलेबस रहेगा। और अगर आप एक बार थ्योरी वीडियो को देख लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन को निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो जो सिलेबस हमारा पेडागोजी का डाला गया है हिंदी लैंग्वेज में, तो वो जो टॉपिक रहेंगे हमारे वो हैं भाई लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन, और प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग और स्पीकिंग, हिंदी में भी मेंशन किया गया है। फंक्शन क्या है लैंग्वेज के एंड हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज अ टूल। फिर है भाई क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, डाइवर्स क्लासरूम में क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं लैंग्वेज को डिलीवर करने में, लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़, एरर और डिसऑर्डर, लैंग्वेज स्किल। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं, इनसे ही क्वेश्चन बन के आएगा। इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, जिसमें ये 4 स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ये हमारा भाई हिंदी पेडागोजी जो आएगी हमारा उसका सिलेबस है। और देखिए स्टूडेंट, ये सिलेबस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑलरेडी ये सिलेबस पहले सीटेट में भी आता था और अब ये एचटेट में भी डाल दिया गया है कि आपकी हाफ ग्रामर आ जाएगी और हाफ आपका पेडागोजी से आ जाएगा। और पेडागोजी को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी, कुछ थ्योरी भी मैं कराऊंगी आपको, और मेरी बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि सारे ही टॉपिक की थ्योरी मैं आपको बताऊं। एक बार अगर आप थ्योरीज वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो क्वेश्चन को आप इजीली निकाल लेंगे, वहाँ से कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम फर्स्ट 2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं अपने, जो रहेंगे हमारा लर्निंग एक्विजिशन, मतलब भाषा अधिगम और अर्जन कैसे होता है, और भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है लैंग्वेज टीचिंग के। ठीक है, अब देखिए भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, सभी को पता है भाई भाषा ही है, लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे पर्सन से। ठीक है, अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को देने के लिए। तो ये हम पुराने टाइम से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को भी सुनते हैं। ठीक है, सभी को पता है किससे बनती है, शब्दों से, वाक्यों से बनती है। अपने मन की बात बताई जाती है कम्युनिकेशन के थ्रू, और वो कम्युनिकेशन होता किसके थ्रू है, लैंग्वेज के थ्रू होता है, भाषा के थ्रू होता है। तो सामान्यतः आप क्या बोल सकते हैं, वैचारिक, मतलब आपके विचारों का जो आदान प्रदान का माध्यम है वो आपका भाषा है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि जो भाषा शब्द है वो किस धातु से उत्पन्न हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए भाष जो कि संस्कृत का एक शब्द है, भाष धातु से भाषा उत्पन्न हुआ है। और इस भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना, मतलब लैंग्वेज से ही हमें क्या आता है, बोलना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने जो हम रखते हैं वो भाषा के थ्रू ही रखते हैं। अब देखिए भाषा की प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब भाषा का नेचर क्या है, लैंग्वेज का नेचर क्या है। देखिए जब आप कहीं ना कहीं हिंदी की पेडागोजी पढ़ते हैं ना, तो आपको फिर इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज का ही डिफरेंस है, बात वही सेम रहती है। अब देखिए भाषा की प्रकृति, लैंग्वेज का नेचर क्या है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा है ना, वो हमारी जन्मजात नहीं होती, हमें पैतृक नहीं मिलती, वो एक अर्जित संपत्ति है आपकी, कि जिस एनवायरनमेंट में आप रह रही हैं उसी एनवायरनमेंट से आपने लैंग्वेज को एक्वायर किया है। ठीक है, और उसी भाषा के प्रयोग से ही हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये जो आपने अर्जित की है ये संपत्ति, ये कहाँ से आप कर रहे हैं, ये संपत्ति अर्जित अपने एनवायरनमेंट से कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज हमारी इनेट नहीं है, एक्वायर्ड है, उसको हम अर्जित करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, ये हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर टू ऑल। सेकंड देखिए, भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है।
मतलब जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उसी सोसाइटी से आपने लैंग्वेज को एक्वायर किया है। तो सामाजिक हो गई। परंपरागत मतलब हमारे पुराने टाइम से ही ये चली आ रही है। आप जिस कल्चर में रहते हैं, उस कल्चर में, उस सोसाइटी में पुराने टाइम से वो लैंग्वेज आपकी चली आ रही है। ठीक है। अब एक छोटा बच्चा है भाई, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, उसका बर्थ होता है, तो उसको भाषा नहीं आती, तो वो भाषा कैसे सीखता है? वो जिस भी एनवायरनमेंट में, अब कई क्या होते हैं जो हमारे इंडियन हैं, वो दूसरी कंट्री में जाते हैं। ठीक है, दूसरी कंट्री में जाके सपोज वो किसी इंग्लिश कंट्री में गई, तो वहाँ पे हैं तो वो इंडियंस, चाहे उनके इधर हरियाणवी बोली जाती है, लेकिन अगर उनके बच्चे का जन्म किसी दूसरी कंट्री में जाके हुआ है, तो वो यहाँ की नहीं सीख के जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी को एक्वायर कर लेते हैं, लैंग्वेज को। तो भाषा आप ये कह सकते हैं इमिटेशन के द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। अब देखिए, भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात ये परिवर्तनशील होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें अपने इंडिया की ही, आप कदम दर कदम चलिए, आपको लैंग्वेज में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ निरंतर भाषा में ना परिवर्तन होता रहता है, नए शब्द जुड़ जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, चाहे आपकी लोकल लैंग्वेज है। तो आप ये कह सकते हैं भाषा में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, यह परिवर्तनशील है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन हम प्रैक्टिस के माध्यम से कॉन्टीन्यूअसली उस भाषा को बोल के हम क्या करते हैं, पहले हमें कठिनाई आती है, लेकिन फिर हम उसमें सक्सेस भी अचीव कर लेते हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं लैंग्वेज सीखने के लिए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब जब वो स्टार्टिंग में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस होती है कि हाउ they can communicate with the teacher, but slowly after practicing what they achieve the success to speak, they are able to speak in English language। तो हम कह सकते हैं कि भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है। ठीक है। अब हर एक भाषा की भाई अपनी लिपि होती है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है। इसी तरह आप जो कॉमन सी लैंग्वेज हैं उनकी लिपि को याद करके जाइए, कि क्योंकि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, और साथ ही भाषा में सीमा बाध्यता होती है। मतलब जिस कल्चर में आप रह रही हैं, जिस सभ्यता से आप जुड़े हुए हैं, भाषा भी वहीं से जुड़ी होगी। ठीक है। अब आप कहीं दूसरी उसमें जाते हैं भाई, स्टेट में जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, यूपी में जाते हैं, तो वहाँ पे ना भाषा में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वहाँ की भाषा वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग होती है, वहाँ के कल्चर से जुड़ी होती है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम मूव करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सीमा बाध्यता की वजह से हमें क्या मिलेगी, बॉर्डर की वजह से भी हमारी लैंग्वेज में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है। ये था भाई सिंपल कुछ भाषा के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है भाषा अर्जन प्रक्रिया है, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं कि जो भाषा है वो हमारी पैतृक संपत्ति नहीं होती। एक बच्चा भाषा को अर्जित करता है, वो अपने एनवायरनमेंट से भाषा को सीखता है। ठीक है। तो अर्जन का अर्थ समझ लेते हैं। अर्जन करना, किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है, तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। मतलब जब हम क्या करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, अब एक बच्चा जिस एनवायरनमेंट में आता है, धीरे धीरे वो सबको बोलते हुए देखता है, कौन क्या कह रहा है, तो वो उसी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। वो खुद के प्रयासों से करता है, खुद सीखता है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करता है, और एक दिन वो भी उस लैंग्वेज को अर्जित कर पाता है। तो एक अर्जित संपत्ति हो गई भाई। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही वो इमिटेशन के द्वारा लर्न करने का प्रयास करता है। तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि जो लैंग्वेज है उसको बच्चा इमिटेशन के द्वारा सीख लेता है। वो देखता है भाई उसके एनवायरनमेंट में जिस प्रकार के पीपल रहते हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उनको वो काम वो डेली करते हुए देखता है। ठीक है। तो वो उस चीज़ को इमिटेट करता है, उनको एज अ मॉडल मानता है और उन चीज़ों को सीख
जाता है। तो ठीक है, भाषाई योग्यता एक कौशल है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो लैंग्वेज एबिलिटी हमारे अंदर है वो हमारी एक स्किल भी है, आपको ये ध्यान रखना है। कई बार पूछ ले भाई चार स्टेटमेंट देखे कि क्या भाषा सीखना एक कौशल है, तो हाँ ये एक कौशल है, ये अर्जित स्किल है, ठीक है, जिसको आप अर्जित करते हैं। और अर्जन की प्रक्रिया एक जो एक्वायर्ड बच्चा करता है वो उसके जन्म से ही, जब बच्चा बर्थ लेता है, जन्म होता है उसका, तभी से वो प्रारंभ हो जाती है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आप खुद देखिए, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश में बात करते हुए देखते हैं। स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टी फील होती है, लेकिन जब आप भी ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की उनके साथ, तो डेफिनेटली आप भी उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो मतलब अभ्यास की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है। अब भाषा के अर्जन द्वारा, लैंग्वेज के अर्जन द्वारा बालक क्या सीखता है, अपनी प्रथम भाषा को सीखता है, और जो भी उसकी प्रथम भाषा होती है उसी को वो अर्जित करेगा, और जिसको वो अर्जित करेगा, जो वो बोलते हुए देख रहा है, इट मीन्स वही उसकी मातृभाषा है, ठीक है, उसकी मदर टंग है। अब देखिए चोम्स्की के अनुसार कई बार पूछ लेते हैं कि ये बात किसने बोली है, तो चोम्स्की क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं ना वो भाषा अपने एनवायरनमेंट से ही एक्वायर करते हैं, उनके अंदर ये जन्मजात नहीं होती, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है, मतलब जन्मजात भाषा उनके अंदर नहीं होती, लेकिन किसी चीज़ को अर्जित करने की जो एक स्किल है वो उनके अंदर जन्मजात होती है, कि जैसे ही वो जन्म लेंगे चीज़ों को अर्जन करना, लैंग्वेज को अर्जित करना, वो अपने एनवायरनमेंट से सीख जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, भाई हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, यही आता है पेडागोजी में, तो आपको पता होना चाहिए। भाषा अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है, या ये कहिए अवचेतन प्रक्रिया है। अचेतन मतलब अनकॉन्शियस है, हम रह रहे हैं उसी एनवायरनमेंट में, तो हम उस चीज़ को सीखने का प्रयास नहीं कर रहे, हम वो चीज़ धीरे धीरे हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती है। तो भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वो भाषा सीख रही है। अब बच्चे हैं, अब बच्चों को थोड़ा ना पता है भाई, जब वो स्टार्टिंग में भाषा बोलना सीखते हैं कि वो कुछ सीख रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, धीरे धीरे अनकॉन्शियस होते हैं, वो उनको पता नहीं होता, लेकिन वो सीख भी जाते हैं, ठीक है, तो वो भाषा को सीख रहे होते हैं। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना, ठीक है, कोई डायरेक्ट उनको सिखा नहीं रहा, कोई फॉर्मल तरीके से उनको नहीं सिखा रहा, इनफॉर्मली इनडायरेक्ट वे से वो अपने आप ही एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरली रूप से वो भाषा को अर्जित करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये था भाई। नेक्स्ट देखिए भाषा अर्जन के बारे में। अब है भाषा अधिगम की प्रक्रिया, मतलब लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, वो था हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन, ये हमारा है लैंग्वेज लर्निंग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। अब देखिए अधिगम का अर्थ क्या होता है, वहाँ पे सीख नहीं रहे थे हम, क्या थे, अपने आप चीज़ें अर्जित हो रही थी जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे थे हमारे द्वारा अनकॉन्शियस माइंड में। यहाँ पे अधिगम जब हम करेंगे ना तो कॉन्शियस माइंड हमारा लगेगा, भाई हम सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं तो हम कॉन्शियस हैं, कॉन्शियसली हम चीज़ों को सीख रहे हैं। तो यहाँ पे अधिगम का अर्थ होता है सीखना। गेट्स क्या कहते हैं, अब ये कुछ मैंने डेफिनेशन डाली है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, वो क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में। गेट्स के अनुसार अगर हम बात करें तो अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। क्रो क्या कहते हैं, सीखना, मतलब लर्निंग, आदतों, ज्ञान एवं अभिवर्तियों का अर्जन है। मतलब लर्निंग क्या है, हमारी हैबिट, हमारी नॉलेज, हमारे एटीट्यूड, इन सब को एक्वायर जो हम कर रहे हैं ना, वही हमारा सीखना है, ठीक है। पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम क्या है, अब ये तो भाई इनके अकॉर्डिंग हो गया। अब अधिगम जो है ना वो एक मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारा कॉग्निटिव पार्ट काम करता है, वहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन यूज हो रहा है। तो अधिगम जो लर्निंग है वो एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारी जीवन भर चलती है, लाइफ टाइम चलती है, ठीक है। और जब हम अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, कोई भी बच्चा, तो वो किसकी ओर चला जाता है, मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो सीख रहा है, ठीक है, लर्निंग कर
रहा है तो अधिगम से बालक में परिपक्वता आती है और वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है, मैच्योरिटी इसको बोलते हैं भाई इंग्लिश में। वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार सीखना, जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करती है, तो वो एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। ऐसा कौन बोलते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द वुडवर्थ। ठीक है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब हम लर्निंग करते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू किया, वैसे किया, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में क्या आता है, चेंजेस आता है। तो सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब आते हैं भाई भाषा अर्जन की विशेषताएं क्या हैं। जो हम भाषा अर्जित करते हैं उसकी विशेषता क्या है। एक तो जो भाषा सीखने की प्रक्रिया है आपकी आजीवन चलती रहती है। आज आप यहाँ हैं, यहाँ की लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब हमने कहा था जो भाषा होती है वो निरंतर परिवर्तनशील है भाई, कुछ ना कुछ नए वर्ड जुड़ते रहते हैं। तो ये जो भाषा सीखते हैं हम, लैंग्वेज जो सीखते हैं, अब इंग्लिश को देखो, आप इंग्लिश की वोकैब कितनी वास्ट है। तो हम एक दिन में तो लैंग्वेज नहीं सीखते, ये जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है ये आजीवन चलती रहती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सीखना परिवर्तन है। मतलब व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। मतलब हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं या तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं या व्यक्ति अपनी लर्निंग से कुछ सीख रहा है, तो उससे उसके विचारों में, उसके व्यवहार में, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसकी फीलिंग में, हर चीज़ में परिवर्तन आता है। तो ये कह रहे हैं कि जो आप लर्निंग करते हैं ना, जो आप सीखते हैं, वो परिवर्तन है, वो आप में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीखना अनुकूलन भी है। अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन भी है। जब आप कुछ सीखते हैं, आप सीख कर उस चीज़ को जब नई परिस्थितियों में जाते हैं तो आप अनुकूलन करना सीख जाते हैं भाई, अडेप्ट करना सीख जाते हैं अपने नई परिस्थितियों में, एक न्यू एनवायरनमेंट में। तो आपको ये भी याद रखना है, जो लर्निंग है वो एडेप्टेशन है। जब कुछ हम लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हम जिंदगी में एडेप्टेशन करना भी सीख जाते हैं। ठीक है, अनुकूलन भी हमारे अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट है, सीखना यूनिवर्सल है। मतलब कोई ये नहीं है एक घर के अंदर ही है जो सीख रहे हैं, नहीं भाई, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल है। हर कोई सीखता है, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे एक ह्यूमन बीइंग है, अदर ऑर्गेनिज्म है, हर किसी के अंदर ये सीखने की प्रक्रिया है, जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीखने से क्या होता है, सीखना अनुभवों का संगठन है। जब आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो एक्सपीरियंस आपको आता है, आप कलेक्शन करते हैं न्यू एक्सपीरियंस का। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है, तो ये आपको याद रखना है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक, मतलब आप इंडिविजुअली भी कुछ सीख रहे हैं और आप सोसाइटी से भी कुछ सीख रहे हैं। तो सीखना व्यक्तिगत भी है और सीखना सामाजिक भी है, दोनों ही होता है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान और प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। जैसे हम लैंग्वेज को एक्वायर किया, वो अनौपचारिक था, वो क्या था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। लेकिन यहाँ पे जब भाषा को आप सीखते हैं, भाषा की लर्निंग करते हैं, तो वो औपचारिक ज्ञान है आपका, प्रत्यक्ष रूप से आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, भाषा अधिगम में उन छात्रों को कठिनाई नहीं आती जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। यदि उनका स्वभाव संकोची है, वो शाई नेचर के हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उनके अंदर सेल्फ ये बोलेंगे भाई आत्मविश्वास होता है जो उसकी कमी है, तो उनको किसी भी लैंग्वेज को सीखने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य, जो मेंटली हेल्दी होते हैं, उनको किसी भी लैंग्वेज को सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल्स करेंगे भाई हम लैंग्वेज टीचिंग के। ये तो हमने किया लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स करेंगे लैंग्वेज टीचिंग के। तो सबसे पहला क्या है, कुछ सिद्धांत हैं, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट।
ठीक है, हिंदी वाले भी देख लें, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार भाषा और उसके पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। मतलब जब आप किसी चीज़ को सिखाते हैं तो पहले उस चीज़ के प्रति आप बच्चे का इंटरेस्ट उत्पन्न करिए, ठीक है, तथा शिक्षण टीचिंग मेथड का चुनाव करिए जो बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग है, तो बच्चा उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को जल्दी सीख जाता है। थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी क्या कहती है कि कोई भी चीज़ हो ना, बालक कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो अगर वो उस चीज़ को करके सीखते हैं तो उससे उनको ज़्यादा आनंद अनुभव होता है, ठीक है। जैसे कुछ शिक्षा शास्त्री हैं हमारे, जैसे फ्रोबेल हैं, डीवी हैं, मोंटेसरी हैं, उन्होंने इस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी पर बल दिया है कि मतलब छात्रों की किसी भी चीज़ में, किसी सीखने की चीज़ में या अध्ययन में आप कह लिए, उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा जब वो पर्सन पूछेंगे, जब उनसे कोई काम करवा के देखेंगे, तो अगर उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो क्वेश्चन पूछेंगे, मौखिक पूछेंगे कोई क्वेश्चन, या फिर अगर आप उनको लिखित कार्य देंगे जो उनके इंटरेस्ट हो के अकॉर्डिंग हो, कुछ क्रिएटिव हो उस कार्य के अंदर, तो इस तरीके से बच्चे चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट है भाई थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल, अभ्यास का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है, ठीक है, प्रैक्टिस करता है उस चीज़ की, तो उस कार्य को करना शीघ्र जल्दी सीख जाता है। लेकिन अगर आपने एक चीज़ सीखी, आपने लैंग्वेज सीखी, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगॉट दैट लैंग्वेज, आप भूल जाओगे उस चीज़ को। तो ये कहा है कि जब हम भाषा का शिक्षण करते हैं तो छात्रों को अभ्यास करना चाहिए, नए नए शब्द, चाहे उसने इंग्लिश में सीखे, चाहे उसने हिंदी में सीखे, उन चीज़ों को बोलने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यह सिद्ध किया है, प्रूव किया है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग एक्टिविटी है, उनमें उनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन सपोज उन विषयों को, उन सब्जेक्ट्स को, उन क्रियाओं को अगर हम उनके वास्तविक, उनकी रियल लाइफ से जोड़ के उन चीज़ों को जब हम बच्चों को बढ़ाएं तो वो उन चीज़ों को जल्दी क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। जैसे आप अपने रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया साइंस में, तो आप क्या करेंगे, रिसाइकल उनको ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो उनके घर में होगा कि कैसे आप प्लास्टिक बोतल को रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको आप एज अ स्टोरेज बोतल बना के अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लाइव एग्जाम्पल देख के, कोऑर्डिनेट करके लाइव एग्जाम्पल को सब्जेक्ट से सिखाएंगे तो वहाँ पे बच्चा जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट है भाई इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर एक बालक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। आपके कक्षा में आप देखिए हमारे हाथ में 5 उंगलियां, वो भी इक्वल नहीं है। इसी तरह कोई भी बच्चा अपनी एबिलिटी में इक्वल नहीं होता, हर बच्चे में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो उन डिफरेंसेस को ही ध्यान में रखते हुए एक टीचर को भाषा का शिक्षण करना चाहिए, ठीक है। उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी प्रॉब्लम का निवारण करते हुए तभी उनको चीज़ों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है भाई इंटीग्रेटेड मैनर, जो अभी हमने आपको बताया कि जो भाषा शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य है छात्र के 4 कौशल होते हैं, उन चारों कौशलों को डेवलप करना है। कौन कौन से हैं वो, वाचन है, श्रवण है, पठन है, लेखन है। तो इन सभी कौशलों पे हमें समुचित ध्यान देना है जब आप लैंग्वेज को सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं बच्चे को बोलना तो आ गया लेकिन उसको लिखना नहीं आया, उसको सुनना नहीं आया, उसको पढ़ना नहीं आया चीज़ों को, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड मैनर में इन चारों स्किल्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे को सिखाना है। और हर एक कौशल को ना सिखाने का क्रम होता है, और ये क्रम कई बार ये कोई सीक्वेंस हमसे पूछ लिया जाता है कि किस सीक्वेंस में बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो सबसे पहले श्रवण मतलब बच्चों को सुनना आना चाहिए, फिर उसको वाचन बोलना आना चाहिए, फिर उसको पढ़ना आना चाहिए, और फिर उसको लिखना आना चाहिए। मतलब इसी क्रम में हम भाषा को बच्चे को सिखाते हैं। तो कई बार ये क्रम पूछ लेते हैं भाई, सबसे पहले क्या आएगा, श्रवण, फिर वाचन, फिर पठन और फिर लेखन। ये आपको सीक्वेंस यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ये हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण से जल्दी सीखते हैं, ठीक है।
जो उसका शिक्षक बोलता है, जो उसका शिक्षक लिखता है, उसको करते हुए बच्चा देखता है तो उसी का अनुकरण करके बच्चा सीखने का भी प्रयास करता है। ठीक है, इसलिए जो शिक्षक होंगे, जो टीचर होंगे, उनको जब भी वो क्लास में बोलते हैं तो अपने उच्चारण, उनके बोलने की गति क्या है, भाई वो कहीं भी बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहे, बच्चे भी ऐसे ही सीखेंगे। क्या जब वो लिख रहे हैं, क्या बोर्ड पे उनकी हैंड राइटिंग बुरी तो नहीं है, क्योंकि जब उनकी खुद की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो एक बच्चा हैंड राइटिंग अच्छी कैसे करेगा। तो उनका लेखन शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उनकी बोलने की गति अच्छी होनी चाहिए, उनकी बोलने का उच्चारण ठीक होना चाहिए, क्योंकि बच्चा किससे सीखता है, इमिटेशन से सीखता है। अब है थ्योरी ऑफ टीचिंग फॉर्मूला, भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र दिए हैं भाई, कुछ फॉर्मूले दिए हैं, और इन्हीं शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखते हुए एक टीचर को शिक्षण का कार्य कराना चाहिए। अब वो क्या है, मतलब हमें किस उसमें मूव करना है। कोई भी चीज़ आप सिखाते हैं तो सरल से कठिन की ओर जाइए, पहले बच्चे को सरल इजी चीज़ें सिखाइए, फिर आप डिफ़िकल्टी लेवल की ओर बढ़िए। पहले वो बताइए जो ज्ञात हैं, जो चीज़ें हैं आपके आगे, फिर उन चीज़ों से अज्ञात की ओर बढ़िए। मूर्त मतलब जो चीज़ें आपके आगे प्रेजेंट है पहले उनके बारे में नॉलेज दीजिए, फिर अमूर्त जो चीज़ें आँखों के सामने नहीं है, ताकि बच्चे की जो थिंकिंग है फिर वो डेवलप हो पाए और वो अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोच पाए। विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़िए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़िए, आगमन से निगमन की ओर बढ़िए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाइए। तो ये कुछ हमारे ग्रामर में, व्याकरण में सूत्र हैं, और इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए एक टीचर को अपनी भाषा शिक्षण करना चाहिए। फिर है भाई चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी। चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी ये क्या कहती है कि शिक्षण का केंद्र कौन है, बालक हैं। ठीक है, तो बालक के इंटरेस्ट के अनुसार, उनकी पोटेंशियलिटी, उनकी क्षमता के अनुसार को ध्यान में रखते हुए उनका शिक्षण कार्य होना चाहिए। फिर है भाई लास्ट, नहीं यही था हमारा लास्ट। तो ये कुछ हमारे ये दिए हुए थे, प्रिंसिपल थे हमारे लैंग्वेज के। आई थिंक आपको हर प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। आज हम सिर्फ ये 2 टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, और हमने क्या किया, लैंग्वेज एक्विजिशन किया, लैंग्वेज लर्निंग हमारा कंप्लीट हो गया है। होप करती हूँ आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो यू पुट डाउन योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर क्वेरी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।